ग्रेड। मैं चाह रहा हूँ ये कोड सेफ रहे ताकि आप लोगों को दे सकें। यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल खाली है। एक मैंने न्यू राउट बना लिया टेलमेंट डैश ग्रिड के नेम से। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी तो स्क्रीन बिल्कुल खाली है, अभी सेम HTML चाहिए मुझे। क्या करूं मैं, वहीं से कॉपी कर लूं? अब तो कर सकते कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया? ये सारी क्लासेस ना हम लोग मिटा देते हैं। जी मैम, वो तो लिख ही रहे हैं ना भले से हमें। देख हमने तो राउट ही चेंज कर दिया और क्लासेस मिटा दी यहाँ से, तो क्या अप्लाई होगा? यहाँ तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, हटा दिया मैंने सब कुछ, इसीलिए हटाया। यहाँ से मैं मेन को भी हटा दूंगा क्योंकि अब हम जाएंगे बिल्कुल टेलमेंट से करने के लिए। हमारे पास ये आ गया कंटेंट, हमारा सारा लिखा हुआ। ठीक हो गया। ग्रेड कैसे लगाया था मैंने वहाँ पे? डिस्प्ले ग्रेड। यहाँ पे क्या लिखा? ग्रेड हो गया। ग्रेड के कॉलम्स देने कैसे ले देंगे? ग्रेड कॉल्स 5 देंगे। नहीं, अब की बार पहले हम लोगों ने जब सोचा था डिजाइन तो हमने ये डायरेक्टली सोच लिया था कि भाई अभी उस वक्त मैं मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस का सोच ही नहीं रहा था। अब राइट नाउ जैसा हमने टेलमेंट के अंदर सिग्मा के अंदर सीखा था कि जब हम कोई भी स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं या कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए जाते हैं। सबसे पहले मोबाइल का स्क्रीन साइज के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे और आगे फिर ब्रेक पॉइंट्स लगा के मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के ऊपर रिस्पॉन्सिव करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जितना मेरा मानना है कि यहाँ पे साइड बार नहीं होगा मोबाइल पे, ऐसे ही है। यस सर। खामोश क्यों हो गए भाई? वेबसाइट नहीं चलाई किसी ने? यस सर। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हो। सही है, साइड बार हम हटा देंगे मोबाइल के ऊपर। ठीक हो गया। और ये कंटेंट 2 और कंटेंट 3 को भी ना फुल विड्थ मिल जाएगी। ऐसे ही है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे उसको? 4 कॉलम्स होंगे। और रॉस कितनी होंगी? 4 रॉस। क्योंकि हमारे पास कंटेंट 3 भी एक अलग रॉ में आ जाएगा तो हमें 5 रॉ नहीं क्रिएट करनी पड़ेंगी। चलो 4 करके देखते हैं। क्लियर? रिपीट करता हूँ। जब भी हम डिजाइन कर रहे होते हैं, अभी राइट नाउ मेरे पास मोबाइल का डिजाइन नहीं है, लेकिन आप समझ लें आपके पास सामने डिजाइन रखा हुआ है और उसके अंदर क्या हो रहा है, हेडर फुल विड्थ है, ठीक है, कंटेंट वन भी फुल, साइड बार नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? पूरी स्क्रीन की विड्थ लेगा। अच्छा, कंटेंट 1 कंटेंट 2 कभी ऐसे देखा है कि 2 डब्बे आ रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर? नहीं देखा ना, हमेशा एक ही बॉक्स होता है मोबाइल पे, किसी भी चीज का हो, स्क्रॉलर लगा देते हैं वहां पे, लेकिन बॉक्स एक ही होता है। ये देखा होगा ना, हमेशा एक बॉक्स रखते हैं हमेशा और बाकी या तो फिर उसके नीचे आ रहे होते हैं या तो स्क्रॉल बार लगी हुई होती है, स्लाइडर लगा हुआ होता है। यही बिहेवियर होता है। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी है ना, कंटेंट 1 को भी फुल विड्थ कर देंगे और कंटेंट 2 को भी फुल विड्थ कर देंगे और 3 जो है फिर वो कंटेंट 2 के बराबर में नहीं आएगा, कंटेंट 2 के नीचे आएगा। मोबाइल के अंदर लेआउट चेंज होता है ना हमेशा, मोबाइल का आप लोगों ने देखा होगा लेआउट चेंज होता है और आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसका लेआउट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहे हैं 5 रॉज और 4 कॉलम्स मोबाइल के लिए। जब हम डेस्कटॉप के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? 5 कॉलम 4 रोज, इसका उल्टा ऐसे ही होगा ना? ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि 5 कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 4 लगा दिए। ग्रिड कॉल्स 4 कर दिए मैंने और
रोज कितनी है? ग्रिड रोज 4 हो गई, तो हमारे पास 5 कॉलम 4 कॉलम 5 रो क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। इतना क्लियर है? रोज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ग्रिड टेम्पलेट रो जो हमने लगाया था सीएसएस के अंदर, वो यहाँ पर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। नजर आ रहा है इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है मीडिया क्वेरी के अंदर? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और रो पे होवर करूंगा तो ग्रिड टेम्पलेट रो लिखा हुआ है आपको। ये क्लियर हो गया? अच्छा, हेडर कितनी विड्थ लेगा मोबाइल के ऊपर? फुल लेगा ना, मतलब कितने कॉलम? 6 नहीं 6 कहाँ पे? नहीं 4 है। 4 सर, सॉरी 4 बनाए ना जी। तो हम यहाँ दे देंगे कॉल स्पैन 4। कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हम छोटे स्क्रीन साइज से लेके बड़े स्क्रीन साइज की तरफ जाते हैं, और ये करते क्यों है? हमने जो डिसएडवांटेजेस से बड़े से छोटे की तरफ आते हुए, बड़े स्क्रीन साइज से छोटी स्क्रीन साइज के ऊपर आते हुए, वो हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस किए थे। और उसके अंदर जो मेजर जो था हमारे पास डिसएडवांटेज, वो यही था कि एक मिसाल है, हमने डायरेक्टली अगर स्टाइल्स लिख दिए बड़ी स्क्रीन के लिए और छोटे के ऊपर आगे ब्रेक पॉइंट लगाते हुए, मैक्स विड्थ वाले ब्रेक पॉइंट लगाते हुए हमने रिस्पॉन्सिव कर दिया, तो हमारे पास क्या इशू होता है? अगर कोई बड़ी स्क्रीन ऐड हो गई तो हमें सारा कोड चेंज करना पड़ जाएगा। अगर हमारी सबसे बड़ी स्क्रीन राइट नाउ 1000 पिक्सल की है और हमारी पूरी वेबसाइट मैक्स विड्थ से बनी हुई है, और अगर हमारे पास कोई स्क्रीन साइज आ जाता है 1400 px का, तो क्या होगा? सारा कोड चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन जब हम मेन विड्थ से मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली लिख देते हैं मोबाइल का सबसे छोटी स्क्रीन का साइज। अब एक मिसाल है, मोबाइल का लिखते हैं, मोबाइल से छोटी कोई स्क्रीन नहीं होती, होती है? नहीं। हाँ, नो। स्मार्टफोन में ब्राउजर चलता है क्या? क्या बातें कर रहे हो यार सुबह सुबह। आपको पता है स्मार्ट वॉच के अंदर भी जावास्क्रिप्ट चलती है, टाइपस्क्रिप्ट, उसके अंदर बेंगल जेएस चलती है। बेंगल इस वजह से नाम रखा है क्योंकि आपकी छुट्टियां होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने रख दिया बेंगल जेएस। हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, लड़के तो नहीं चलाते उसे फिर? नहीं सभी चलाते हैं, हमने भी चलाई थी और बहुत आसान है। मतलब वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा निकला था मेरा कि उसको सिर्फ चाहिए इसमें था। यानी हमारा ये था कि स्कूल के ऊपर जैसे आपके होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में एक वॉच दी हुई है, अब उनकी प्रॉपर डिटेक्शन हो रही है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब एक वही तरीका था, दूसरे उन्होंने कीचेन के अंदर एक ट्रैकर लगाया हुआ था, तो उसके अंदर हमने प्रॉपर काम करके इसको दिया था। एक्सचेंज कोड आ गया, उसमें तो कर नहीं सकते थे, तो फिर सर्च आउट करा तो हमें पता चला जावास्क्रिप्ट का एक और फ्रेमवर्क है जो हमारी मोबाइल ऐप पे भी चल सकता है। तो यानी आप ये देखिए टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट सीख लें, आपकी बहुत लाइफ आसान है, हर चीज़ पे काम कर लेंगे आप। ग्रिड के जो कॉलम्स है वो 4 डिफाइन कर दिए, ग्रिड की रोज 5 डिफाइन कर दी, ऐसे ही किए। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐसी स्क्रीन भी देना पड़ेगा जैसे हमने वहाँ पर दिया था ना 100 VH। वो क्यों दिया था? कि हमारी स्क्रीन के अंदर सारा कंटेंट फिक्स आ जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप बताएंगे कि आपने क्या हाइट लगानी है उसमें। ये चीज़ क्लियर है? आपके जो डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से ही उसकी हाइट होगी। मेरा जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने 100 VH दिया है इसको। अच्छा, एक चीज़ बताएं, यहाँ पर ग्रिड कॉलम्स कॉल स्पैन 4 कर दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पर मोबाइल के लिए सिर्फ एक ही कॉलम बनाऊँ तो क्या सही है? मोबाइल पे हर एलिमेंट एक ही रो में आ रहे हैं ना, पूरी रो में कंप्लीट एक एलिमेंट आ रहा है, तो वो एक कॉलम भी लगाऊंगा तो सही रहेगा ना। यहाँ पे मैंने लगाए हैं कितने? बल्कि 4 लगाए हैं आप लोगों से पूछ के। आप लोगों ने बताए थे ना, एक्सेप्ट तो कर लो। हाँ, अब हमने नीचे मोबाइल के लिए कितने दे दिए? ग्रिड कॉल स्पैन 4, और एमडी के लिए कितने देने पड़ेंगे? मतलब मोबाइल के बाद की जितनी भी स्क्रीन है उसके ऊपर 5 देने हैं ना। लेकिन अब ये मसला पता है क्या है? अब मुझे ना हर जगह पे ना यहाँ पे ऐसे ब्रेक पॉइंट लगा के ना डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने एक गलती की है। इसकी जो कॉलम्स थे उनको नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमें यहाँ पर 4 देने की नीड ही नहीं है। हम डायरेक्टली अगर यहाँ पर 5 दे दें और हर जगह पे 5-5 देते रहें तो कोई मसला है? लेकिन इससे एक चीज़ हो गई, मेरा जितना कोड है ना वो सारा रिड्यूस हो गया। 5 कॉलम दे दिए मैंने, एक कॉलम भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने बोला भाई जो एमडी के ऊपर जितने कॉलम है ना उतने ही दे दो, मोबाइल को भी वो सारी लेगा मोबाइल पे। सारे लेता रहे, लेकिन कोड तो चेंज नहीं होगा ना मेरा बार बार। एक लगाने से कोई मसला हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे 10 लगाता हूँ तो कोई इशू होगा? नहीं होगा। मेरा हेडर उतना ही कॉलम्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल स्पैन 5 दे दिया। अब क्या है, मुझे बार बार जो है ना अपने कॉलम की जितने नंबर ऑफ कॉलम है ना उनको हर स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करने की नीड नहीं है। क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा देखते हैं भाई बना क्या हमारे उसके साथ। सही हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीजी कलर दे देते हैं भाई, अच्छा सा कुछ। बीजी ग्रीन 400। अच्छा ये कॉपी करके यहाँ से कट करते हैं और क्लोन करके यहाँ पे और ऊपर वाला गलत सिलेक्ट। ऐसे सिलेक्ट होगा। और यहाँ पर हम गैप दे देंगे, अब गैप ऑफ 2। यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स के बीच में गैप आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी लगा देते हैं, पैडिंग ऑफ 2, तो साइडों से भी थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब बताएं भाई, साइड बार तो है ही नहीं ना मोबाइल के ऊपर, तो क्या करूँगा मैं, साइड बार को हिडन कर दें। एमडी पे ब्लॉक। साइड बार को हिडन कर देते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिडन हो जाएगा। हिडन हो गया। अब कंटेंट 1 को कितनी देनी है, कंटेंट 1 को भी सेम देनी पड़ेगी ना। अब ये जितने भी है ना इन सबको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। यहाँ पर भी हम इसी को ही पेस्ट कर देते हैं, इसको भी पेस्ट कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया और इसको भी पेस्ट कर दिया। हमने सारे के सारे जितने भी हमारे साइड बार के अलावा जितने भी कंपोनेंट्स थे मोबाइल स्क्रीन पे जिन्होंने शो होना था, सबको पूरी विड्थ चाहिए थी, जो सबको हमने कॉल स्पैन 5 दे दिए, मतलब 5 कॉलम्स दे दिए। क्या ये एक लाइन के अंदर आ गए सारे? सही नजर आ रहे हैं मेरा कंटेंट? ऐसे ही नजर आना चाहिए था ना। लेकिन अभी क्या इशू है इसके अंदर कि भाई अब तो अभी हमने बताया ही नहीं इसको कि बड़ी स्क्रीन पे कैसा नजर आओ। अब हम इसको बताएंगे कि भाई एमडी के ऊपर फ्लैग्स। ठीक हो गया। अच्छा हेडर तो पूरा ही नजर आना है, लेकिन हमारे पास जो साइड बार है, साइड बार कैसे नजर आएगा, रॉ में कितनी रॉ चाहिए उसको, तो रॉ रॉ स्पैन 2 आ गई। उसके बाद 2 रॉस। फुटर को क्या हो गया, ये क्योंकि उसने दोनों की हाइट ले ली। फुटर भी और कंटेंट 3 भी खत्म हो गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया। स्क्रीन की विड्थ के ना फिर भी नजर तो आ रहा है ना, ये कुछ अजीब हो गया है। वो कंटेंट 1 और 2 को भी हटाए ना। हमने रॉस कितनी बनाई थी, 4 5 4 पता नहीं। हमने रॉस बनाई थी 5। स्क्रीन में कितनी रॉस है अभी राइट नाउ, 1 रॉ ये हो गई, 1 और 2 रॉ ये हो गई, 3 4 5। ये जो 2 एलिमेंट है ना ग्रिड के बाहर निकल गए। अभी वो साइड पे हटाएंगे ना। वो हटाएंगे, लेकिन ये एक चीज समझानी थी कि कभी भी इस तरह की कोई चीज देखे ना तो वो समझते हैं कि वो ग्रिड के बाहर निकल गई है। ग्रिड जो है उसके अंदर जितना कंटेंट आएगा उसको रखेगा, बाकी ग्रिड को उसके बाहर फेंक देगा। तो उतना जो हाइट अप्लाई हो रही थी ना वो ग्रिड की वजह से हो रही थी, ना कि एलिमेंट की अपनी वजह से। तो जैसे ही वो ग्रिड के बाहर गया उसकी हाइट खत्म हो गई। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब कंटेंट 1 का क्या करना है,
सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि भाई हमारे पास हमारा जो डेस्कटॉप है उसके अंदर कितनी रॉस थी, 4 रॉस थी। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे MD के ऊपर ग्रिड रॉ स्कोर, सबसे पहले तो यही कर देना ताकि अपनी नंबर ऑफ रोज को सेट कर लें कि हमें पता तो हो कि सही जा रहे हैं हम नहीं जा रहे। तो हमारे पास देखें कंटेंट 2 भी छोटा हो गया क्योंकि वो भी ग्रिड के बाहर चला गया। ठीक है, अब कंटेंट 1 को हमने क्या करना है, कंटेंट 1 कहाँ गया भाई, ये 5 कॉलम ले रहा था ना अभी। अब क्या करें इसके साथ, कितने कॉल स्पैन, 4 आगे जगह पे ऐसे ही हो रहा है ना। देखिए वो ग्रिड हमने जब उसको कॉलम ज्यादा दिए हुए थे तो उसके साइड बार के बराबर में सेट नहीं हो सकता था, तो वो अलग रॉ में चला गया था। अगर ये फ्लैक्स होता तो क्या ये स्क्रीन के बाहर नहीं निकल जाता, लेकिन ग्रिड ने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन पे डाल दिया, बोला नहीं आप यहाँ पे नहीं जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे आओ। ठीक है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही हम कर देंगे किसके ऊपर, कहाँ के कंटेंट 2। अच्छा ये रिस्पॉन्सिवनेस कर रहे हैं, वो जो मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि रिस्पॉन्सिवनेस का ओवरव्यू दे दें, तो ओवरव्यू यही है कि हमारे पास टेलमेंट के अंदर 4-5 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं पहले से, और हम कुछ कस्टम ब्रेक पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट का वर्ड क्या है, तो ब्रेक पॉइंट का वर्ड ऐसे है कि यूजुअली हम स्क्रीन को जो है ना ब्रेक करने की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ तक आगे स्क्रीन साइज को ब्रेक करके जो है ना छोटा कर दो या बड़ा कर दो, इस तरीके से हो रहा होता है। तो हर ब्रेक पॉइंट के पीछे कोई ना कोई विड्थ लगी हुई है। जैसे यहाँ पर अगर मैं MD के ऊपर होवर करूँ, कहाँ के MD के ऊपर मैंने होवर किया तो ये मीडिया क्वेरी के अंदर मुझे दिखा रहा है मिन विथ 768, मतलब ये 768 और उसके ऊपर की जितनी भी विड्थ है ना स्क्रीन की, उसके ऊपर ये वाले स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, क्लियर है मैम। तो बाकी जिसको भी जो भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं रिस्पॉन्सिवनेस के ना, वो असाइनमेंट नंबर 6 से स्टार्ट कर दें, उसके अंदर आपके सारे इश्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया, हमारा कंटेंट 1 जगह पे आ गया। अब ये कंटेंट 2 के कितने कॉलम चाहिए, जल्दी जल्दी बता दें, टाइम नहीं है, आगे और भी टॉपिक है। कॉल स्पैन 2 और 3 के ऊपर कॉल स्पैन 2, ये भी जगह पे आ गया, फुटर भी जगह पे आ गया, पूरा कंटेंट एक जगह पे आ गया। मोबाइल पे सही है, हो गया रिस्पॉन्सिवनेस। इसके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो आप लोगों ने खुद ही ट्राई करनी है। आप यहाँ पर आएंगे, ग्रिड लेआउट, आपने लिखा, इमेजेस के अंदर गए, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लेआउट्स आ गए। अब आप लोग ये बनाएं और ट्राई करें कि भाई ये किस तरीके से बन सकते हैं, क्या हो सकता है। मैंने एक सिंपल सा उठा के आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है, अब आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स को ट्राई करें। ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, ये इनसे थोड़ा सा स्टार्ट के ना ट्राई करके देखें, बिल्कुल स्टार्ट से जाएं एंड तक, और जो एक कोई सबसे कॉम्प्लेक्स भी उठा के ट्राई कीजिएगा, उसके अंदर आप लोगों को काफी फायदा होगा। जी कोड दे दो, वो तो दे ही देंगे यार, कोड के बगैर भी ट्राई करो वैसे। चलो कोड दे देंगे आपको, टेंशन नहीं लो, कोड तो हर क्लास के बाद दे देंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप करते रहेंगे तो आता जाएगा। और ये स्टार्टिंग में कैसे करके आएगा, वो ऐसे आएगा, आप फ्लेक्स बॉक्स लगाओगे, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, फिर आप जाओ ग्रिड लगाओगे, अच्छा हाँ यार ये वो चीज़ें सारी इस तरीके से हो रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, लॉजिक बिल्डिंग बाद में देखी जाती है, आप पिक्सल परफेक्ट काम कितना अच्छा करते हो ये देखा जाता है। अभी मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास जो भी है ना, अभी मैं हम लोग और भी काम कर रहे हैं, मैंने आपको शायद ये पहले भी शेयर किया था कि ना, मैं एक लाइब्रेरी डिपेंडेंट नहीं होता। अगर मेरे पास रिएक्ट है ना, तो मैं सिर्फ रिएक्ट डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट.जेएस पे भी बनाता हूँ, मैं Vue.js पे भी बनाता हूँ। पहले तो मैंने अपनी डिपेंडेंसी खत्म करी है। अच्छा, ये सिर्फ आपके माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट का गेम इस तरीके से, हर चीज़ के पीछे ना आपकी मेन जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है आपका टाइपस्क्रिप्ट। सीख लोगे, कॉन्सेप्ट सेम है। हो सकता है आपने फॉर का लूप सीखा है, मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, एंगुलर में अपना फॉर का लूप है, लेकिन उसमें सिर्फ एफ कैपिटल है, सारी चीज़ें सेम है।
सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क होता है। इसी तरीके से मैं एक UI लाइब्रेरी डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है ना कि तुम शेडसीन पे ही काम कर सकते हो, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे भी काम करता हूँ, मैं मटेरियल UI पे भी काम करता हूँ, मैं चाकरा पे भी काम कर सकता हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले से ना मैं लाइब्रेरीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैंने अभी कुछ एक नई लाइब्रेरी निकाली है, मेंटाइन। वो इस वजह से क्योंकि अब आप लोग जाहिर सी बातें हैं, हाँ, मेंटाइन जो है हमारा ये सिनेरियो है कि हम लोग जैसे भी चाहते हैं करते हैं, हमारे पास अच्छा भाई, सर तैमूर आपको फॉन्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, ठीक है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ही थोड़ा बहुत आता है जो फॉर्म। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़्यादातर होता क्या है कि ना हम लोग ना वैसे ना वाले नेट जैसे फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, हम नॉर्मल फ़ॉन्ट्स ही यूज़ करते हैं। तो उसका है ना नॉर्मल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने की वजह से एक वजह ये होती है कि हमारी ना जब भी हमारा पेज रिफ्रेश होगा ना, तो हर दफ़ा हमारी एक ना न्यू रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। जैसे अगर हम गूगल के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के ऊपर और वहाँ से हमारे फ़ॉन्ट्स लोड होंगे, तो उसमें थोड़ी लेटेंसी आती है। इसकी वजह से हम लोग ना नेक्स्ट फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फ़ॉन्ट्स जब हम नेक्स्ट फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो उसका एक ये उसका तरीका कुछ नहीं होता है कि उसका बेनिफिट्स कुछ नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम में नेक्स्ट फ़ॉन्ट को हम लोग चाकरा यूआई और दूसरी लाइब्रेरी है, ठीक है? वैसे चाकरा यूआई जो है सर्वर साइड सपोर्ट के ऊपर काम कर रही है, और जिस दिन सर्वर साइड सपोर्ट तुम्हें देगी जो कि कुछ ऐसी ही दिखेगी जैसे शेडसीएन है कि वो कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे अपना कोड। जिस दिन आगे हैं सारी जितनी भी लाइब्रेरी है सबका गेम साफ हो जाएगा। अच्छा, या तो फॉन्ट जो है अभी जैसे हमारे पास लाइब्रेरी आगे या तो इंस्टॉल हो रही है या तो कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक हो गया? अच्छा, वेबसाइट में डेटा कैसे आता है हमारे पास? एक मिसाल है, हमने एक वेबसाइट खोली, उसके अंदर जो डेटा हम कैसे ले जाते हैं, कोई ना कोई एपीआई कॉल कर रहे होते हैं ना। एपीआई कॉलिंग का ये तो थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि क्या हो रहा होता है वेबसाइट के अंदर। हमने बताया था 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है, बैक एंड डेटा लेयर से बात करता है, आपस में कम्युनिकेशन चल रही होती है तीनों की। ये जो कम्युनिकेशन चल रही होती है, एपीआई कॉलिंग हो रही होती है, बीच में एपीआई कॉल होती है, वो डेटा लेके आती है, आपको दिखा देती है। अच्छा, फॉन्ट का भी ना कुछ ऐसे ही है। अगर हम गूगल का कोई फॉन्ट यूज कर रहे हैं ना, जैसे फॉन्ट प्रोवाइडर्स ना बहुत सारे हैं हमारे पास, जिन्होंने ना फॉन्ट बना के ओपन सोर्स किए हुए हैं, उनकी कलेक्शंस बनी हुई हैं जगह जगह पे ना। ऐसी एक गूगल फॉन्ट है। इसी तरीके से एक फॉन्ट ऑसम के नाम से है, अगर आपने देखा हो तो। कुछ इंस्टॉल हो जाते हैं और कुछ आपको क्या करना पड़ता है, लिंक लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें इशू क्या होता है, जब जो इंस्टॉल भी हो रहा है ना आपकी ऐप के अंदर, जब भी आप पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो एक एपीआई कॉल होती है और वो फॉन्ट को लोड करती है आपके पेज के अंदर। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है भाई, बताएं भाई, ऐसे। लेकिन जब हमने उसको देखा था इमेज टैग को, इमेज टैग में क्या हो रहा था, क्या इमेज बार बार आ रही थी सर्वर से पेज रिफ्रेश पे? नहीं आ रही थी ना। ऐसे ही नेक्स्ट फॉन्ट ने क्या किया है, नेक्स्ट फॉन्ट ने क्या भाई, आप पेज एक दफा लोड करो, फॉन्ट में एक ही दफा लाऊंगा। एक तो उन्होंने फॉन्ट के साइज ऑप्टिमाइजेशन पे भी कुछ काम किया, वो मैंने थोड़ा सा देखा हुआ नहीं है, मैं भूल गया हूँ। आप लोग जरा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, उसको साइज भी छोटा कर देता है शायद वो फॉन्ट का, ठीक है? ऐसे ही है ना, ऐसे ही सर ने कंफर्म किया। बाकी वो क्या करता है, जो मेन फंक्शनलिटी है ना उसकी, वो फॉन्ट को ना बार बार लोड नहीं करता, एक दफा लोड कर देता है। अब आप पेज रिफ्रेश करते हो, ठीक है? अब आप पेज रिफ्रेश करते रहो, फॉन्ट जो है आपकी वेबसाइट के अंदर ना लोड एक ही दफा हो गया। अब जब आप ब्राउजर सेशन को किल करोगे, ब्राउजर सेशन क्या मतलब, आप ये आए यहाँ पे ब्राउजर को बंद कर दिया, और जब ब्राउजर दोबारा खोल के वेबसाइट खोलेंगे ना, जब वो वेबसाइट आएगी फिर दोबारा से वो फॉन्ट को लोड करेगा। इसको कहते हैं सेशन। अभी VS कोड का एक सेशन खोला हुआ है मैंने, अभी हमारी क्लास का एक सेशन चल रहा है,
सेशन स्टार्ट हुआ 9 बजे, 12 बजे खत्म हो जाएगा। अब अगला सेशन कब होगा? नेक्स्ट थर्सडे को। ऐसे ही हर एप्लीकेशन में कोई ना कोई सेशन है, ऐसे ही ब्राउजर का भी सेशन होता है। तो वो सेशन के अंदर फॉन्ट को बार बार लोड नहीं करेगा। आप वेबसाइट को चलाते रहें, दूसरे पेज में चले जाएं, अगर उसके अंदर कोई और फॉन्ट लगा होगा वो भी लोड हो जाएगा, फिर वापसी आ जाओ, सारे ऐसे लोड होते रहेंगे और आपके पास चलते रहेंगे। नेक्स्ट फॉन्ट ने आपको ये सहूलत प्रोवाइड की है। रीलोड के ऊपर जो फॉन्ट बार बार लोड करना अवॉइड कर दिया उसने, है ना। हमारे पास 3 तरीके की केसिंग होती है, कौन सी? पास्कल केस, कैमल केस और स्नेक केस। लेकिन यूजुअली जो हम यूज करते हैं ना वो स्नेक केस और कैमल केस करते हैं, पास्कल केस इतना यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैमल केसिंग के हिसाब से यहाँ पे रोबोटो नेम रख दिया उसका, या आप इसको स्नेक केस कह लें। अगर इसके अंदर 2 सेगमेंट्स होते वेरिएबल के नेम में तो हमें पता लगता, सही से डिफरेंशिएट होता कि क्या ये कैमल केस है या स्नेक केस है। ठीक है, तो सर ने अभी क्या किया है, हमारे पास रोबोटो के नेम से एक, सर इसको रोबोटो नहीं रखें, इसका नेम अपने नाम पे रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं माई फॉन्ट। वेरिएबल का नेम रोबोटो हटा के माई फॉन्ट करते हैं, स्मॉल एन। ठीक है, अच्छा माई फॉन्ट कर दिया। अब सर ने क्या किया हुआ है, गूगल फॉन्ट में से फॉन्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, फॉन्ट की, अच्छा ये जो फॉन्ट इंपोर्ट हुआ है ना, ये फॉन्ट की क्लास है। नहीं, वो जो है देखें, जब आप किसी भी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं उसी नेम से इंपोर्ट करते हैं ना। कभी भी हम ये चीज नहीं करते कि जो हमने चीज, क्योंकि आप यहाँ पर देखें इंपोर्ट के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ये कौन सी इंपोर्ट है, डिफॉल्ट इंपोर्ट है या नेम्ड इंपोर्ट है? 2 तरीके के होते हैं ना भाई हमारे पास, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती है और एक नेम्ड एक्सपोर्ट होती है। नेम्ड एक्सपोर्ट में सेम वही नेम होना चाहिए जो कि आपने दिया हुआ था वहां पे। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर आप नेम चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इस वाले केस में नेम्ड इंपोर्ट है तो हम नेम चेंज नहीं कर सकते, नेम बिल्कुल वही रहेगा। अच्छा, आपने रोबोटो की क्लास कॉल कर दी, वहां पे पैरेंथेसिस बना दिए। अब इसको ना कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं आपसे। एक मिसाल है कि भाई आपको कौन से, एक मिसाल है फॉन्ट है, आपके पास कौन कौन सी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई हो सकते हैं। इंग्लिश लिखते हो आप, फॉन्ट अप्लाई हो सकता है, उर्दू लिखते हो, फॉन्ट अप्लाई हो सकता है। फिर मैथमेटिकल कैरेक्टर्स हैं आपके पास, सिग्मा का साइन हो गया, एम्फिसिलिन हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जो है ना, आपको ये चीज बतानी है फॉन्ट को कि भाई क्या करना है आपने। यूजुअली सबसेट्स के अंदर आप क्या बताते हो, उसके अंदर बता देते हो कि भाई कौन कौन सी चीजों के ऊपर मैं ये फॉन्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप एक एरे पास करोगे और एरे के अंदर क्या करोगे, स्ट्रिंग के अंदर लिख दोगे लैटिन। लैटिन जो होता है वो यूजुअली किसके लिए अप्लाई होता है, वो ज्यादातर सारी चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो सारे इसके अंदर अवेलेबल है। एट वगैरह ये सारे साइंस वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? अच्छा, लैटिन हो गया, कंट्रोल एस, वेट हटाइएगा एक दफा, हटा दें। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, अब इसके अंदर ना बहुत सारे ना मल्टीपल आपके पास वो आते हैं ऑप्शंस कि आपने क्या क्या इसके अंदर प्रोवाइड करना है। आप इसको ना अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और इसके अंदर काफी सारे वो हैं पैरामीटर्स, वो आप पढ़ लिएगा। लेकिन इसके अंदर 2 होते हैं जो कि जो है ना ज्यादा आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो हमने दे दिया सबसेट्स, अपने इसके बता दिया। अब आपने इसको बताना है वेट। तो अब आप इसके अंदर वेट के अंदर जाएंगे और वेट के अंदर क्या करेंगे, एरे पास करेंगे और एरे के अंदर वेट्स बता देंगे कि भाई कौन कौन से वेट इसके अंदर अप्लाई करने हैं। अब आप स्ट्रिंग के अंदर इसके अंदर दोगे। अच्छा, इसके अंदर सारी चीजें स्ट्रिंग के अंदर होगी, लैटिन भी स्ट्रिंग में लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखिए सारे वेट्स आ गए। इंटेलिजेंस ने मुझे बता दिया ये किस चीज की इंटेलिजेंस है, वीएस कोड की है, टेलमेंट की है, नहीं टेलमेंट की नहीं है, ये टाइपस्क्रिप्ट की है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट फॉन्ट है, टेलमेंट से रिलेटेड कुछ कर ही नहीं रहे हम। ये सारी चीज जो पावर है वो सारी टाइपस्क्रिप्ट की पावर है, क्योंकि जिससे ये लाइब्रेरी बनाई नेक्स्ट फॉन्ट की उसमें उसकी सारी टाइप्स वहां पे डिफाइन की गई है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे इश्यूज नहीं हो रहे। ठीक है, अब सर इसके अंदर जो है ना क्या नाम है 400 कर डाल दें और कॉमा देके 700 दे दें। ठीक है, और आप जितने चाहे इसके अंदर रख सकते हैं, जो जो अवेलेबल है वो सारे भी आ सकते हैं इसके अंदर, तो सब डाल दें। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसके अंदर जो आपकी रिक्वायर्ड हो आप वो सिलेक्ट करें सिर्फ।
आप जितना कम सिलेक्ट करेंगे आपका पैकेज साइज भी उतना कम होगा। ठीक है, ये फॉन्ट हमने फॉन्ट की क्लास से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी ना, क्लास बनाई थी। क्लास से क्या बनाते थे? ऑब्जेक्ट्स बनाते थे ना। क्लास के इंस्टेंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं ना। तो यहाँ पे अभी फॉन्ट की क्लास से एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब बस हमें क्या करना है, इस फॉन्ट को अपनी जो HTML है उसके साथ एम्बेड करना है। अब वो कैसे करते हैं हम सर, वो करके दिखाइएगा। दोबारा समझाता हूँ। देखिए हमारे पास फॉन्ट था, हमने फॉन्ट इंपोर्ट कहाँ से किया? नेक्स्ट फॉन्ट से कर लिया फॉन्ट को इंपोर्ट। अब फॉन्ट की क्लास है हमारे पास। अब फॉन्ट के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, हमें तो कस्टमाइज्ड वाला चाहिए था। एक मिसाल है, उर्दू के अंदर रोबोटो लगाना है तो कुछ और लिखना पड़ता होगा इसके अंदर। अब वो मुझे नहीं पता क्या लिखना पड़ता है। ग्रीक लैंग्वेज भी होती है, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ना स्पेसिफिक फॉन्ट उठाकर लाऊं जो मुझे चाहिए कस्टमाइज करके। बाकी की फालतू चीजें नहीं चाहिए मुझे अपने फॉन्ट के अंदर कि भाई वो उर्दू के लिए कैसा दिखता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंग्लिश के लिए फॉन्ट चाहिए। लेकिन उसकी जो क्लास है उसमें तो सब कुछ डिफाइंड है, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या किया, उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लिया कस्टमाइज करके अपने हिसाब से। वो कहां पर आके सेव हुआ? कहां पे सेव हुआ? वो माय फॉन्ट के अंदर सेव हो गया मेरा फॉन्ट आके। बस अब इसको एम्बेड करना है ना अपनी HTML के अंदर। सर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नीचे। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी ना इसको क्लास नेम के अंदर पास कर देंगे। एक्सपोर्ट की नीड ही नहीं है, हम तो सेम फाइल के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की नीड थोड़ी है। एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब किसी और फाइल में यूज करेंगे। हमने बॉडी के ऊपर क्यों दे रहे हैं कि हर जगह पे अप्लाई हो जाए। अब आप लोगों ने इसको देखना है कि आपने इस फॉन्ट को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। आपने अगर स्पेसिफिक एक बॉक्स के अंदर अप्लाई करना है, एक मिसाल जैसे ग्रेड के अंदर हमारे पास एक कंटेंट 1 का जो बॉक्स है, अगर आप चाहते हैं ये फॉन्ट सिर्फ वहां पे अप्लाई हो तो आपने सेम काम उसी फाइल में करना है और उसको जाकर कहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे आप? कंटेंट 1 के अंदर। तो सर इसको यहाँ पर कर दिएगा माय फॉन्ट डॉट क्लास में। ठीक है, होप सो ये अब लग गया होगा। ठीक है, स्क्रीन स्विच करें। सर ब्राउजर पे जाना पड़ेगा आपको। देखें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये देखें ना लेफ्ट साइड के ऊपर, तो फॉन्ट कौन सा लग गया है? रोबोटो लग गया है। लेकिन अच्छा ये रोबोटो जो होता है ना, ये तकरीबन वैसे दिखता है जो डिफॉल्ट के ऊपर आपके पास फॉन्ट होता है। लास्ट टाइम भी इसके अंदर क्या हुआ था कि वो इंटर का फॉन्ट जो मैं लिख रहा था वो लगा नहीं था, लेकिन वो नजर आ गया था। अच्छा इसके अंदर क्या करें, आप लेआउट के अंदर आए सर, रोबोटो सेरेफ के नाम से होता है, वो थोड़ा सा ना डिफरेंट दिखता है। ऊपर से पहले इंपोर्ट करें अंडरस्कोर। अच्छा, एक जो मेरे पास क्यूरी आई थी कि सर आपको पता कैसे चला कि रोबोटो भी कोई फॉन्ट है? तो आप एक काम करें, गूगल पे जाएं। कैसे पता चला कि कहाँ से रोबोटो भी कोई फॉन्ट होता है? हमें तो नहीं पता ना। तो आप एक काम करेंगे, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स। सही है? सर मतलब नेक्स्ट भी गूगल से ही ले रहा है। एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा हूँ। सही है, गूगल फॉन्ट्स पे गए, पहला है क्या? सही है, यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास ना नीचे आओ, ये देखो ये आपके पास ना मल्टीपल फॉन्ट्स बता रहे हैं, रोबोटो भी बता रहा है, उसके नीचे कोई भी आ रहा है, ये आपके पास ना मल्टीपल फॉन्ट्स आते हैं। अब क्या होता है, पहले क्या तरीका होता था, पहले नेक्स्ट.जेएस में आप जाके एक्सटर्नली ना यहाँ से लिंक कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे। नेक्स्ट.जेएस ने आपको एक नया फीचर प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट.जेएस ने बोला अगर तुम्हें गूगल के फॉन्ट लगाने हैं ना, तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक पैकेज दे दिया है, तुम्हें अगर कोई भी फॉन्ट समझ आ जाए तुम जाओगे गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, वहां से फॉन्ट का नाम उठा लोगे। अच्छा यहाँ पे सर्च फॉन्ट के ऊपर जाके करो पॉपिंस, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉन्ट है पॉपिंस, PINS आ गया। पॉपिंस लिखा, मेरे पास पॉपिंस का फॉन्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है पॉपिंस मौजूद है गूगल के अंदर। अब दोबारा कोड के ऊपर जाओ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ पे रोबोटो आ रहा होता है ना, रोबोटो की जगह पे आप आगे क्या लिख दोगे? पॉपिंस। ठीक है बेटा, अब जैसे इसने पी लिखा, उसने पॉपिंस का इंटेलिजेंस मुझे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप आके पॉपिंस चेंज कर दोगे। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा इसके अंदर
बताया था कि सबसे छोटा जो होता है वो 100 होता है। 100 का मतलब क्या होता है, सबसे थिन, और 900 का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा फैट वाला फॉन्ट होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा गूगल उस पे आऊंगा, गूगल फॉन्ट पे आऊंगा। अब नीचे आओ, आगे जाओ। अब ये देखें, थोड़ा सा ऊपर करें। अब ये देखें, आपको ना ये साइड में दिखा रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे देखना थिन, ये दिखा रहा होगा जो बता रहा है 100 आ रहा है। थिन की इसने एक वैल्यू रखी है 100। अब इसी तरीके से नीचे आओ, आते जाओ, इसमें 200 भी अवेलेबल है, 300 भी अवेलेबल है, 400 भी अवेलेबल है। नीचे आते जाओ, एंड के ऊपर आओगे तो ये 100 से लेके 900 तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाज़ औक़ात एक और फॉन्ट होता है लेडो। लेडो के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि 100 200 अवेलेबल है, 400 अवेलेबल है, 300 नहीं है, 700 अवेलेबल है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे आगे फेड्स भी पता लग जाएंगे, यानी आपको और चीज़ करने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा कोड में जाओ, अब आपको कौन कौन से वेट्स अप्लाई करने हैं, आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आके आप डिफाइन करोगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे 100 अप्लाई करना है, 100 लिख दो वेट्स के अंदर। अब एक और फॉन्ट ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 300, तो मैं किस तरह ऐड करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, एरे जिस तरह देते हैं हम एरे के अंदर देंगे, ठीक है। ये 300 आ गया। अब सेव कर दो इसको, अच्छा नीचे आओ, हाँ बस सेव कर दो। अब हम जाके देखते हैं कि ये इसने ऐड करा या नहीं करा। अब मैं जब जाके देखूंगा अपने इसके ऊपर, कोड के ऊपर, सही है। अब देखिएगा फॉन्ट का थोड़ा सा वो चेंज हो गया है, फॉन्ट थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रेच टाइप का हो गया है। और अगर मैं राइट साइड पे आके देखूँ ना, तो राइट साइड पे आपको पॉपिंस नजर आ रहे हैं, पॉपिंस के साथ कुछ अंडरस्कोर करके नीचे देखेगा लेआउट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई आ रही हैं। तो ये क्या करता है, जब नेक्स्ट.जेएस ने अपना पैकेज बनाया ना, तो उसने क्या करा, डिफरेंशिएट के लिए पॉपिन फॉन्ट के साथ कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी, एडिशनल कीवर्ड्स ऐड करके, ताकि वो जस्टिफाई कर सके। यहाँ तक गूगल फॉन्ट का सबको क्लियर हो गया? एक चीज और बता दें, सर एक ही फॉन्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। वहां पे जाओ, तैमूर अब एक काम करो, ऊपर जाओ, एक रोबोटो भी निकाल लो, कॉमा देके। अब यहाँ से आके आपके पास गूगल के फॉन्ट के अंदर जितने फॉन्ट है ना, आप सब ले सकते हो। रोबोटो लिखोगे, आप एक काम करोगे, इसी को कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करने के बाद रोबोटो भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने रोबोटो इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आगे सिर्फ रोबोटो का नाम लिख दोगे और सारी चीजें सेम ऐसी रहेंगी। सेम रहने के बाद आप क्या करोगे, एक फॉन्ट आपने बॉडी में यूज कर लिया, अगर आपको दूसरा फॉन्ट हो सकता है हेडिंग में, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वेबसाइट या वेब ऐप बनाने चाहते हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो फॉन्ट लास्ट में यूज होते हैं। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया कि आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आके दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया फॉन्ट्स का? ठीक है। लैटिन क्या है, देखें हमारे पास ना ABCD से लेके कैपिटल स्मॉल ABCD हो गई हमारी। लैटिन के अंदर क्या क्या आते हैं, आपके 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स आ रहे हैं पूरे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड के अंदर जितने होते हैं, तो ये सबको ना उसने एक छोटे से नाम में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम क्या है, लैटिन आ गया, ठीक है। अब ये आपके लैटिन के अंदर आपके जितने भी सारे कैरेक्टर होंगे ना, इसके ऊपर आपका फॉन्ट अप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा और भी चीजें होती है, सिलेंड्रिक टेक्स्ट होता है, वो बाकी होता है। अब क्या होता है, हमारे पास चाइनीज भी लैंग्वेज होती है। चाइनीज के लिए एक अलग टाइप का होता है, लैटिन यूज नहीं होता है। आई गेस मेरे हिसाब से सिलेंड्रिक टेक्स्ट यूज होता है। तो उसके हिसाब से आपको चीज़ों को डिफाइन करना होता है कि ये फॉन्ट जो है चाइनीज के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो, रशियन लैंग्वेज के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो। ये क्लियर हो गया सबको? उर्दू भी हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसके लिए ना आपको सर्चिंग करनी है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि वो ये सिंपल सी बात थी कि आप जाकर देखें कि भाई उर्दू, ChatGPT पे जाएं, फॉन्ट का पूछते हैं कि मुझे उर्दू के अंदर ये वाला फॉन्ट लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे दो फॉन्ट लगा दिए, कौन सा, एक रोबोटो और एक पॉपिंस। यहाँ पर अगर हम आकर देखें ना, तो दोनों फॉन्ट के अंदर हमें बज़ाहिर डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो दिस इज हेडर वाला फॉन्ट है, वो कौन सा फॉन्ट है, वो कौन सा फॉन्ट है, रोबोटो है। और वो नजर भी आ रहा है इस कार्ड के अंदर, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, फॉन्ट है 16px रोबोटो और कॉमा रोबोटो फॉलबैक। ये फॉलबैक क्या होता है भाई, अगर वो नहीं चला तो वो वाला चल जाएगा। जैसे होता है ना, सैरिफ होता है, फिर उसका सैंस सैरिफ होता है, कॉमा लग के उसका फॉन्ट फैमिली अच्छी खासी चीज होती है।
ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा तो ये, कोई भी बैठ के सिनेरियो हो जाए तो दूसरा फॉन्ट चल जाएगा। इंटरनेट के इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। तो ये दो फॉन्ट हमने अप्लाई करके देख लिए कि हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉन्ट को टेलमेंट की थीम के अंदर ऐड करके यूज करना है, ठीक है? ये असाइनमेंट है आपका। और क्लैपिंग करते हैं सर तैमूर के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, हमें यहाँ पे आकर बहुत हेल्प आउट किया फॉन्ट के अंदर। उसके बाद आप 10 दफा खोलेंगे, जब तक घंटे लगना है आप कैश क्लियर नहीं करते ना, जब तक वो फॉन्ट सेव रहेगा। फर्स्ट टाइम आपकी जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे हमारी एपीआई हिट होती है ना, मैंने आपको नेटवर्क टैब में बताया था कितनी सारी एपीआई हिट हो रही थी सर्च के ऊपर। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है ना, तो नेटवर्क की फॉन्ट्स की भी रिक्वेस्ट जाती है। एक दफा वो रिक्वेस्ट चली गई, उसको फॉन्ट मिल गए, उसने आके अपने पास सेव कर लिए। सेव करने के बाद आप उसको लाख दफा रिफ्रेश कर लोगे ना, जब तक आप कैशे क्लियर नहीं करते अपना, जब तक वो फॉन्ट आपके पास सेव है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, हमने फिग्मा को पढ़ लिया, हमने आपको फ्लेक्स भी बता दिया, हमने बेसिक टेलमेंट भी बता दी, प्रॉप्स हाँ हमने आपको वो भी बता दिया, लेवल अगर इसमें बैकग्राउंड कलर्स वगैरह भी बता दिए। फिग्मा का अच्छा खासा हमारा टाइम हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका यूआई का काम प्रॉपर कंप्लीट हो गया, सही है? हैकाथॉन इसी के अंदर आएगा। क्लैपिंग कर लो अपने लिए, हमारी क्लास बहुत आगे जा रही है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सबसे आगे। और इसमें सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इसमें, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बिजी था फात भाई के, तो फात भाई ने बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए कि प्रॉपर मैंने के ऊपर रिकॉर्डिंग कर दिया था और आगे भी करूँगा। 2 दिन क्लास होगी उसके बाद फिर आ जाऊँगा, सही है? उसके बाद अब जो है ना, अब आपका सारा काम शुरू है डायनेमिक का। अब डायनेमिक से मुराद क्या है सर? अब आपकी रिएक्ट शुरू होगी सारी। क्लास कोई भी आगे मिस मत करना, अभी बता रहा हूँ, सही है? क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि रिएक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्योंकि अब मसला ये था, स्टूडेंट बोले थे कि सर हमने रिएक्ट नहीं पढ़ी, हम डायरेक्ट नेक्स्ट.जेएस पढ़ने जा रहे हैं। आपकी इसको लेते हुए हम लोगों ने क्या करा, अब रिएक्ट को इन कर दिया इसके अंदर। अब आपकी तमाम चीज़ें रिएक्ट की शुरू हो जाएंगी। मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस रिएक्ट की हम रखेंगे, बेसिक रिएक्ट के ऊपर ओवरव्यू देंगे, प्रॉपर लेगा। उसके बाद हमें फिर सर्वर साइड रेंडरिंग पे जाना है। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना। आपको अब जो भी तैयारी करनी है वो हैकाथॉन की अब यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। कोशिश करके हम लोगों ने हैकाथॉन के अंदर फॉन्ट्स भी, मीडिया क्यूरीज भी, ग्रिड भी, अच्छा ग्रिड कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमारी क्लास के अंदर पढ़ाया गया ग्रिड, इस वजह से ताकि आपको पढ़ाया, और की विषय में पढ़ाया गया सारी, इस वजह से ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सको। अपना तैयारी करना। हैकाथॉन में भी नेक्स्ट वीक है, अभी से बता देता हूँ, या उससे नेक्स्ट वीक है, 2 वीक के अंदर हो जाएगा हैकाथॉन। फिग्मा का डिज़ाइन दिया जाएगा, आपको फिग्मा भी आता है, बस एक तरीके से मैंने आपको प्रॉपर हिंट दे दिया है। अब आपकी रिएक्ट स्टार्ट हो रही है, अब सारा डायनामिक होगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट बोले थे ना सर डायनामिक के पे कब आएंगे, आ गया, अब आ गए, अब शुरू करते हैं। अच्छा, ये भी जो हम लोगों ने अप्रोच रखी है ना, पहले CSS फिर टेलमेंट, ये भी बहुत कम जगह पे हुआ है। अच्छा, इसको ये जो थोड़ी चीज़ें लंबी हुई है ना, वो इस वजह से हुई है क्योंकि हमने ना इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलने की कोशिश की कि हम पहले पूरी UI पढ़ लें, हर चीज़ के ऊपर ना भागें, फिर जब हमें डायनेमिक चीज़ें देखनी होंगी तो देख लें। अच्छा, बहुत सारे लोग आगे भी हैं, लेकिन वो जो आगे हैं उन्होंने फिर पीछे कुछ चीज़ें मिस की हुई हैं या कुछ चीज़ें इन डेप्थ में नहीं की है, एक ये वाला भी इशू है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रॉप्स के ऊपर। बड़ी फरमाइश आ रही थी लोगों की कि जना भाई प्रॉप्स क्या हो के अंदर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ भी ये कोई हैवी चीज़ नहीं हो रही, मॉड्यूल का नाम कुछ भी रख दें आप लोग अपनी मर्जी से। सिंपल सा एक मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ, वो एक पैरामीटर ले, एक मिसाल है किसी का भी नेम ले दे और कंसोल लॉग कर दे, कोई भी ग्रीटिंग्स कर दे, गुड मॉर्निंग और पर्सन का नेम, वो फंक्शन बता दें मुझे कैसे बनेगा। पहले क्या लिखें, फंक्शन लिख दें, या एरो फंक्शन भी बना सकते हैं आप, नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। क्या लिखूँ अब, ग्रीटिंग्स, ठीक है। और अब क्या करें, पैरेंथेसिस, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या नेम ले लूँ, नेम का पैरामीटर ले लूँ, टाइप क्या होगी उसकी, स्ट्रिंग हो गई टाइप, और आगे क्या, एरो ऐसे, आप करली ब्रेसेस होंगे ना। फंक्शन का सिंटेक्स कंप्लीट हो गया हमारा, एंटर करते हैं। अब क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग और नहीं ना, ऐसे करेंगे ना भाई, गुड मॉर्निंग
टेम्पलेट लिटरल में नेम आ गया। ऐसे क्यों होगा? अब इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर कॉल नहीं करूँ, मैं चाहता हूँ मैं इसको ना कहीं और किसी और फाइल में कॉल करूँ। या मैंने डायनामिक अपने पास एक मॉड्यूल बना के रख लिया, समझ लो, एक्सपोर्ट कर दूँ। अब मैं कैसे भी कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। चलें अच्छी अप्रोच को यूज़ करते हुए हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया main.ts के अंदर, मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट। अब भी है ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है ना, कुछ भी नेम हो सकता है, लेकिन हम जो है अप्रोच वही यूज़ करेंगे जो कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, और उसके अंदर यही हम नाम चेंज नहीं करते किसी भी मॉड्यूल का। हाँ उस केस में चेंज करते हैं, एक मिसाल है 2 मॉड्यूल सेम नेम के हैं तो आपने नेम थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, आप ये चीज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अच्छा, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने पास मॉड्यूल में से, इसको यूज़ कैसे करूँगा? सिंपल है, फंक्शन कॉल कर दिया, इसमें क्या करा, अब यहाँ पे लिख दिया भाई नेम, लिख दिया हमजा, हमजा अली, सिंपल था। सर लगा दे, हम भी बोलेंगे ना वो ऐसा नाम। चलिए सब लगा दे, इतना क्लियर है यार? फंक्शन के ऊपर सब रहेंगे अभी। हाँ हाथों पे लिख लो। सही है, फंक्शन हमने बनाए एक फाइल में, दूसरी फाइल में कॉल करके उसके अंदर पैरामीटर पास कर दी। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोई ना कोई फंक्शन होते हैं ना, उसके अंदर जो पैरामीटर होता है उसको प्रॉप बोलते हैं। क्लियर है? फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैं पास कर, यहाँ इस जगह पे बात करूँ तो आर्ग्यूमेंट हो गया, इस जगह पे बात करूँगा तो पैरामीटर हो गया। इतनी तो आप लोगों को पता है ना टाइपस्क्रिप्ट। अब सीन क्या है कि भाई जब मुझे कंपोनेंट जो है मेरा, वो भी तो एक फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर ऐप के अंदर page.tsx को खोलते हैं, वो क्या है, वो एक कंपोनेंट है ना। इस कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन ही बना हुआ है ना मेरे पास, बस रिटर्न क्या कर रहा है, JSX, तो इसीलिए वो TSX है या JSX है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक प्रॉप आ जाएगी तो क्या मसला है? कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा आके अपने कोड में यूज कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं बिल्कुल सिंपल, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना हमें। हम यहाँ पे आए, कंपोनेंट का फोल्डर नहीं है तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, कंपोनेंट्स, ठीक है, और इसके अंदर फाइल बना ली button.tsx। क्लियर है? एक मैंने इसके अंदर कंपोनेंट बनाया RAFTE। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक यूज क्लाइंट पढ़ा है आप लोगों ने? भूल गए यूज क्लाइंट क्या होता है, अभी सिर्फ देख लेंगे क्या कर रहा हूँ। ये वाली लाइन आप लोगों ने भूलना नहीं है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने ये कंपोनेंट बना लिया। अच्छा प्रॉप हर जगह पे सेम चलेगी, ये सिर्फ मुझे रिजल्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो बेटर वे में आपको दिखा सकूँ, इस वजह से मैंने ये लगाया है। बाकी हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट, सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होते हैं ये हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे की क्लासों में होगा। लेकिन ये है कि मैं आपको प्रॉप बताना चाह रहा हूँ कैसे आती हैं आपके पास, कैसे रिसीव होती हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके अंदर एक पैरामीटर रिसीव करना है मुझे, वो कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा ना प्रॉप्स, प्रॉप्स चाहिए ना मुझे, प्रॉप्स के नेम से लिख दिया मैंने। अच्छा इसकी टाइप ना भी एनी लिख दे, एनी याद है? वो तो होगा, जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ एनी चलता है, सुपर पावर है। अच्छा अब मैं आऊँगा अपने page.tsx के ऊपर, और यहाँ पर ये सारा कोड ना मैं कमेंट कर रहा हूँ राइट नाउ। ये कोड मैंने कर दिया कमेंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस बटन को इंपोर्ट कर लूँ यहाँ पे।
कहाँ पे से आया ये बटन, मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया, कंपोनेंट स्लैश बटन जो मैंने क्रिएट किया था ना, ये बटन क्रिएट हो गया यहाँ पे। अच्छा, कंपोनेंट जब भी आप यूज करते हैं ना तो उसको इस तरीके से यूज करते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग आपने देखे थे ना, इस तरीके से। आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, फिर जो बीच में आपको कुछ पास कर रहे होते हैं फिर वो भी रिसीव करना होता है, लेकिन आप बस अभी करा देना अभी 5 मिनट प्रॉप बाद। मैंने वहाँ पे लिखा था, ठीक है। अभी मैं बटन के अंदर ना कोई टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ, फोन कर देते। ये बटन के अंदर जो बीच के अंदर टेक्स्ट आता है ना, जैसे यहाँ पर कहाँ गया मेरा कंपोनेंट, इसके अंदर मैंने यहाँ पर बटन लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो भी चीज़ हो ना वही आए जो मैं पास करूँ, यहाँ पे हार्ड कोडेड कुछ भी ना हो। पैरामीटर में भी हम यही कर रहे थे ना, नेम हमने डायनामिक कर दिया, यहाँ पे बटन के अंदर का टेक्स्ट डायनामिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल लॉग करा लेंगे क्या चीज़, कि प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली कि भाई प्रॉप्स के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, ये मैंने कंसोल लॉग करा दिया। बटन को मैं डायनामिक बाद में करूँगा, पहले मुझे पता तो लगे कि है क्या। अच्छा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा भाई टेक्स्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई, क्या लिखे यहाँ पे, सब्सक्राइब। बहुत अच्छा, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे राउट चेंज कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पे बटन बनाया था, ये जैसे हेडर हमने लगाया था लेआउट के अंदर, वहां से इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे देखना कोड को। ये रहा। अब जब हमने देख लिया था कि उसके अंदर क्या आ रहा है, प्रॉप एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर क्या आ रही थी हमारे पास, टेक्स्ट की की आ रही थी, उसके आगे उसकी वैल्यू थी। तो हमने क्या किया, प्रॉप डॉट टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया और उसकी टाइप भी बता दी यहाँ पे कैसे, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टेक्स्ट की है और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो हमारे बटन के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, वही फॉलो मी। अब हाँ सही कह रहे हैं आप, वैसे दूसरा बटन लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉलो मी। एक और बटन लगाते हैं, उसमें क्या लिखे हम, माय यूट्यूब चैनल, एक अब आखिरी काम है, ठीक है। लिंक लगा के नाम देना। लिंक लगा के नहीं, या तो कॉमेंट लिखते हैं, वहाँ कैसे कमेंट लिखते हैं youtube.com/हमजालमी। इससे सर ट्रैक नहीं करेंगे मेरा नहीं, सर की रेपो तक कौन कौन पहुंचा। मेरा टाइम का। अच्छा सही है, हमारे पास कितने बटन आ गए यहाँ पे, एक ही बटन का कंपोनेंट हमने बनाया, उसके अंदर प्रॉप पास की और हमारे पास 3 दफा कॉल करा लिया। अब ये जो प्रॉप है ना, इसके अंदर हमने टेक्स्ट पास किया था। प्रॉप के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, जो भी चीज आप पास करना चाहो वो कर सकते हो, बस आपने क्या करना है, उसकी टाइप जो है वो सही से डिफाइन करनी है। इतना क्लियर है? अच्छा हाँ करा दो। 5 मिनट का और लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। चलो अभी हम लोगों ने प्रॉप्स को देखा, प्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक है। हमें एक चीज समझ आ गई कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ऐसा ही है। हमें ये पता लग गया कि प्रॉप्स भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सही है। ऑब्जेक्ट हो गए, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हमें पता भी चल गया कि किस तरीके से पास करते हैं, किस तरीके से रिसीव करते हैं। और हमें ये भी पता लग गया कि अगर हमें प्रॉप्स के अंदर कोई भी वैल्यूज ऐड करनी हो तो हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट में ऐड कर देते हैं, की वैल्यू पेयर में। उसकी की लिखते थे, की का नाम क्या था, टेक्स्ट, उसकी वैल्यू कुछ भी लिखते थे। हमें पता लग गया कि भाई प्रॉप्स के अंदर भी हमारे पास क्या है, की वैल्यू पेयर यूज हो सकते हैं। मैं की क्या दे सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। अभी फास्ट भाई ने उसका नाम क्या रखा है, टेक्स्ट रख दिया। अब मैं इसका नाम आके अपना भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं ना, की का नेम। अगर वहाँ पे टेक्स्ट पे हम जो हम पास कर रहे हैं, इसकी की का नाम अगर हम हमजा रख दें, कैसा रहेगा टेक्स्ट की जगह पे। अब हमें वहां पे क्या रखना पड़ेगा, हमजा। अब वहां पर आएंगे, यहां पर हम क्या ले रहे होंगे, अब हमारे पास वैल्यू सही आ रही होंगी। अभी टाइप स्क्रिप्ट एरर थ्रो करेगी, दो को नीचे का, बाकी वालों पे
अब जाके देख लेते हैं पहले वाले पे आ गया। इस तरीके से हमें पता लग गया कि हमारे प्रॉप्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर के थ्रू वैल्यू पास कर देते हैं। अच्छा क्लियर हो गया आपको? अच्छा, जब मैंने पहले टाइप डिफाइन नहीं की थी, उसकी एनी लगाई थी, तो यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस नहीं आ रही थी, लेकिन अब मेरे पास इंटेलिजेंस आ रही है और वो बता रहा है कि भाई आप इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉप्स पास कर सकते हो। की प्रॉप वो हम देखेंगे आगे चल के जब हम लोग डेटा फैचिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और जब वर्चुअल डॉम और रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आ रही होती है की और वो ऑप्शनल भी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जो हमने प्रॉप डिफाइन की हमजा की, वो इसके अंदर वो मुझे बता रहा है कि भाई ये एक कौन सी प्रॉप है, रिक्वायर्ड प्रॉप है। अगर मैं इसको चाहूँ कि भाई प्रॉप हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई रिक्वायर्ड ही हो, ऑप्शनल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे और क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, सॉरी इधर ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है हमारे पास वो उसकी प्रॉपर्टी है ना टाइप स्क्रिप्ट की, तो टाइप के अंदर आप बता दो कि ये ऑप्शनल है, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं आऊंगा ना, तो यहाँ पर देखिए हमजा के साथ भी क्वेश्चन मार्क